स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की थोड़ी सी बात जो रह गई थी वो करने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करी थी और इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात और करेंगे और साथ ही ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्राणु और शुक्राणु की संरचना के बारे में। और उससे पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है ये यौवना आरंभ से यानी युवा अवस्था जब प्रारंभ होती है, यौवन अवस्था प्रारंभ होती है तब से ये क्या होती है, प्रारंभ होने लग जाती है। इस यौवना अवस्था में जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है यानी GnRH शॉर्ट में बोला जाता है जिसे, उसमें वृद्धि होती है। अब गोनेडोट्रोपिन क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यह एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। हमारे शरीर में जो मस्तिष्क होता है उसके पास में एक हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि समान संरचना पाई जाती है, ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमिक द्वारा उसके द्वारा कुछ हार्मोनों का नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। उनमें से ये एक है GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क के पास एक हाइपोथैलेमस पाया जाता है जिसके द्वारा हार्मोनों का नियंत्रण किया जाता है, ग्रंथियों का नियंत्रण किया जाता है, जो अगर पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। मास्टर ऑफ ग्लैंड जिसे कहा जाता है अगर पीयूष ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका एक अग्रभाग होता है, उस पर ये कार्य करता है। कौन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH की बात कर रहा। अब जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन या GnRH यहाँ पर दो नए हार्मोन के स्त्रावण को उद्दीपित करता है। यहाँ पर दो नए हार्मोन के स्त्रावण को करता है उद्दीपित, यानी क्या करता है, उद्दीपित मतलब प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है या उद्दीपित करता है दो नए हार्मोन के स्त्रावण को, ठीक है। एक तो होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जिसे बोलते हो LH, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे बोला जाता है FSH और एक होता है LH। ये दो हार्मोनों को उद्दीपित करता है या प्रेरित करता है, ठीक है। LH हार्मोन की बात करते हैं सबसे पहले। LH हार्मोन क्या करता है, लीडिंग कोशिकाएं। जब मैंने नरजनन तंत्र पढ़ाया था आपको, वहाँ पर मैंने आपको बताया था लीडिंग कोशिकाएं क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नर पुरुष जनन तंत्र में कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है लीडिंग कोशिकाएं। ये क्या करता है, लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। और एंड्रोजन यानी पूजन भी बोलते हैं या एंड्रोजन भी बोलते हैं, के संश्लेषण के स्त्रावण को उद्दीपित करता है। ये भी वहीं से है, ठीक है, नर जनन तंत्र। तो आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको काफ़ी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या नर जनन तंत्र नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत आ सकती है थोड़ी, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पूंजन क्या करता है, पूंजन या एंड्रोजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा, नोट्स बना सकते हैं आप, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, प्रॉपर NCERT के ऊपर बेस है ये नोट्स, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। सब कुछ चीज़ें मैं आपको मेंशन कर रखी है। तो अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो FS, अब बात करते हैं LH यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की। तो हमने बात कर ली कि ये क्या करता है, लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है, एंड्रोजन के संश्लेषण के स्त्रावण को उद्दीपित करता है, पूजन, उसके बाद हमने पढ़ा पूजन जो होता है या एंड्रोजन जो होता है वो शुक्राणुजन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। दूसरा हार्मोन मैंने आपको बताया था जो कि GnRH द्वारा उद्दीपित किया जाता है, वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं FSH की बात करता हूँ। ये सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है, ये भी वहीं से संबंधित है, सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्त्रावण को उद्दीपित करता है, कुछ घटकों के स्त्रावण को उद्दीपित करता है जो कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पर कार्य करता है। ये क्या करता है, कुछ घटकों के स्त्रावण को उद्दीपित करता है जो कि शुक्र जनन की प्रक्रिया पर कार्य करते हैं। ये थी आपकी शुक्र जनन कुछ पार्ट, पिछली वीडियो में था कुछ पार्ट, इस वीडियो में है पूरी शुक्र जनन मैंने आपको पढ़ा दी। अब शुक्र जनन की क्रिया से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु।
यानी स्पर्म। स्पर्म की अब हम बात करने वाले, स्पर्म या शुक्राणु की अब बात करने वाले हैं। इतना आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, आपको मदद मिलेगी इनसे। बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको इनमें से नहीं आने वाली। अगर आप ये पढ़ कर गए हो तो इनसे बाहर आएगा भी नहीं, क्योंकि ये काफ़ी डीप तरीके से है और एनसीईआरटी के ऊपर बेस पूरी तरीके से है। ठीक है, तो इनसे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, नीट में भी नहीं आता तो बोर्ड में क्या आएगा। ठीक है, तो आप देखिए शुक्राणु। शुक्राणु की अगर मैं बात करूँ, शुक्राणु एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है जिसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। एक होता है शीर्ष यानी हेड, हेड वाला भाग। दूसरा भाग होता है ग्रीवा यानी नेक, यानी गर्दन समान भाग जिसे नेक बोला जाता है। फिर तीसरा भाग होता है मध्य खंड यानी मिडल पीस। उसके बाद चौथा भाग होता है पुंछ यानी टेल। ये होते हैं शुक्राणु। एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जिसमें निम्न भाग होते हैं। एक होता है हेड यानी शीर्ष भाग, एक होता है नेक यानी ग्रीवा, तीसरा भाग मिडल पीस यानी मध्यखंड, और चौथा पूंछ। ठीक है, एक प्लाज्मा झिल्ली, एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी बॉडी को आवृत किए रहती है। शुक्राणु का जो पूरा शरीर या पूरी जो काय होती है उसको आवृत किए हुए रहती है, यानी घेरे हुए रखती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेरे हुए रखती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत अगुणित केंद्रक होता है। अगुणित यानी n प्रकार का, किस प्रकार का? n प्रकार का क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। किसके अंदर? शुक्राणु के अग्रभाग में। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, तथा इसका अग्रभाग क्या होता है? टोपी नुमा संरचना से आवृत होता है। अग्रभाग, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका अग्रभाग एक टोपी नुमा संरचना से आवृत होता है। ठीक है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। शुक्राणु का जो अग्रभाग हम पढ़ रहे हैं, हेड वाला भाग, ये प्लाज्मा झिल्ली से आवृत होता है। इसमें अगुणित केंद्रक पाया जाता है। इसका अग्रभाग जो होता है वो एक क्या होता है? टोपीनुमा समान संरचना से आवृत होता है, जिसे एक्रोसोम पाए जाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं, जो को अंडाणु से निषेचन में मदद करते हैं। अंडाणु से जुड़ने या फर्टिलाइज्ड होने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन? ये एंजाइम, जो कहाँ पाए जा रहे हैं? एक्रोसोम के अंदर पाए जा रहे हैं। एक्रोसोम कौन सा है? हेड के शीर्ष वाला भाग है, अग्र भाग है, जो कि एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है। अब मध्य खंड की बात करते हैं। शुक्राणु का जो मध्य खंड होता है उसमें असंख्य सूत्रकणिकाएं, सूत्रकणिकाएं किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? एटीपी उत्पादित करना। तो यहाँ पर भी वो यही करती है। एटीपी एक ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा के रूप में कार्य करती है हमारे शरीर के अंदर। तो यहाँ पे ये भी माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मध्य खंड में पाई जाती है शुक्राणु के, ये क्या करती है? असंख्य सूत्रकणिकाएं या माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न करती है, जो पुंछ को गति कराने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है। पुंछ क्या करती है? लास्ट भाग, पुंछ मैथुन की क्रिया को सुगम बनाता है। मैथुन की क्रिया के दौरान पुरुष में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करते हैं, यानी 20 से 30 करोड़ शुक्राणु क्या किए जाते हैं? बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, सामान्य अबंधित के लिए लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति होने चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि जो कुल शुक्राणु का उत्पादन हुआ है उसका 60% क्या होना चाहिए? मतलब प्रॉपर सही नहीं होने चाहिए, वो खराब होने चाहिए, अबंधित होने चाहिए, यानी उससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होनी चाहिए। जबकि जो 40% होने चाहिए वो पूरे निश्चित आकार और निश्चित आकृति वाले होने चाहिए। ठीक है, यानी ये निश्चित आकार और आकृति वाले होने चाहिए, जिससे फर्टिलाइज्ड या प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। ठीक है, फिर आता है शुक्राणु की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण। शुक्राणु की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्राशय एवं शुक्र वाहक पृष्ठ ग्रंथियों का भी स्रावण आवश्यक है। जो मैच्योर स्पर्म होगा उसमें स्पर्म यानी शुक्राणु के अलावा अधिवृषण यानी एपिडिडाइमस, ठीक है, शुक्राशय जहाँ से शुक्राणु संग्रहित किए जाते हैं, और शुक्रवाहक पुरुष ग्रंथि, इनसे कुछ द्रव्य का स्रावण किया जाता है। वो जब इससे मिलता है तो एक मैच्योर स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो शुक्राणु की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए क्या क्या आवश्यक है? अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहक
पुरुष ग्रंथियों का स्त्रावण भी, इनसे कुछ द्रव्य का भी स्त्रावण होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, शुक्राणु प्लस जो प्लाज्मा द्रव्य मिलेगा तब क्या होगा, वीर्य का निर्माण होगा। और ये वीर्य ही क्या करता है, निषेचित करता है किसको, अंडाणु को। ठीक है, ये होती है शुक्राणु की संरचना। क्या होती है, ये होती है शुक्राणु की संरचना। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो पार्ट है ये है शुक्राणु का शीर्ष वाला भाग, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इतनी संरचना है ये शुक्राणु का शीर्ष वाला भाग। ये जो ये टोपी समान संरचना है जिसे हमने एक्रोसोम बोला था, ये क्या है, एक्रोसोम, इसमें एंजाइम भरे होते हैं, अभी पढ़ कर आए। और इसके बाहर क्या पाई जा रही है, जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा झिल्ली पाई जा रही है। ठीक है, और ये बीच में क्या है, केंद्र युक्त गुणसूत्री पदार्थ, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्री पदार्थ पाए जाते हैं बीच में, मिडल के अंदर। ये है इसका थोड़ा चिपटा हुआ भाग तो दिखाई दे रहा है, ये इसकी ग्रीवा यानी नेक है, यानी गर्दन बोल सकते हो। ये होते हैं मध्यखंड। मध्यखंड में ये जो इस प्रकार लाइनें से दिखाई दे रही है, यहाँ पर बिंदु से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, शुक्राणु को गति कराने में मदद करते हैं, अभी पढ़ कर आए। उसके बाद ये लास्ट वाला भाग है, ये होता है पुच्छ यानी टैल। ये होती है शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्पर्म की संरचना के बारे में, और हम लोगों ने जो स्पर्मेटोजेनेसिस उससे जुड़ी हुई जो हार्मोन था GnRH, उससे जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।